हिंद के रे नौजवान तू होश कर, खून की कमी है कौम को तो खून दे। तू जालिमों के जुल्म की ललकार को सुन ले, तू भारत माँ के दर्द की पुकार को सुन ले। ये मशाल जलती रखना। जब तक परिवर्तन नहीं आता देश में, तब तक ये मशाल जलते रहना। ये अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये मन की कुटिलता जो प्रकट होती है, श्री अन्ना हजारे जी तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वागत है, उसमें क्या, उनको लड़ने का अधिकार है। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं। बिल को पारित नहीं किया। 30 तारीख को पूरे देश में ऐसे आंदोलन होगा, इसके पीछे कभी हुआ नहीं। सरकार को यह बिल को लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा। ये 19 दिसंबर 2013 की अखबार की सुर्खियां हैं। 18 दिसंबर 2013 को लोकपाल कानून पास हुआ था। आपको याद है लोकपाल कहां गया? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 23 नवंबर 2016 लोकपाल नहीं है। 2011 से 2013 तक दिल्ली से चलने वाले मीडिया में जितनी बहस लोकपाल और भ्रष्टाचार को लेकर हुई, उतनी किसी दूसरे मुद्दे पर उस दौरान नहीं हुई। लोकपाल की क्षमता और भ्रष्टाचार के मिट जाने की तमाम संभावनाओं पर खूब बहस हुई। पहली बार लोग किसी कानून और उसके ढांचे को लेकर इस तरह से बहस कर रहे थे, ठीक उसी तरह से जैसे इन दिनों नोटबंदी को लेकर घर घर में बहस हो रही है। सब हुआ, लेकिन लोकपाल नहीं आया। अभी तक वो लोकपाल नहीं आया है जिसे भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़कर फेंकना था। नोटबंदी आ गई है, जिसके बारे में दावा है कि भ्रष्टाचार दूर करने का ऐतिहासिक कदम है। ऐतिहासिक तो लोकपाल को भी कहा गया था। 40-45 साल के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में लोकपाल कानून सदन में पेश किए जाने के 46 साल बाद लोकपाल कानून पास हुआ। हमारे आपके स्क्रीन के ठीक ऊपर वो 19 दिसंबर के अखबारों की सुर्खियां हैं जो आपको याद दिलाएंगी। इतिहास बनकर भी लोकपाल का वर्तमान अभी तक नहीं बन सका है। सबक यही है कि इतिहास बनाने से वर्तमान नहीं बनता है। क्या वे भी भूल गए जो लोकपाल की लड़ाई लड़ते थे? नोटबंदी के हंगामे में लोकपाल का जिक्र आया भी तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लोकपाल आंदोलनों से एक पार्टी बनी जिसकी दिल्ली में सरकार है। इस आंदोलन से दो लोग अलग अलग दिशाओं में गए, जिनमें से एक केंद्र में विदेश राज्य मंत्री हैं, एक पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अन्ना हजारे अभी तक नैतिक गुरु के पद पर विराजमान हैं, समय समय पर टीवी पर अवतरित होते रहते हैं। रामदेव भी हैं इसमें। संसद में लोकपाल यूपीए के समय पास हुआ। नोटबंदी को लेकर इतनी लड़ाई हो रही है, क्या आपने किसी कांग्रेस के नेता को लोकपाल करते सुना? लोकपाल को पास कराने में बीजेपी का भी हाथ था और उसने भी खूब श्रेय लिया था। लोकसभा में विपक्ष की नेता के रूप में सुषमा स्वराज का यादगार भाषण कौन भूल सकता है?
इस वक्त सुषमा जी अस्पताल में हैं और हम भी और आप दर्शकों की तरफ से भी उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। ऐसा नहीं है कि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से लोकपाल का स्वागत नहीं किया था। 18 दिसंबर को ही उन्होंने 3 ट्वीट दागे थे और ये अंग्रेजी में ट्वीट थे कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय बीजेपी एमपीज अंडर लीडरशिप ऑफ @ सुषमा स्वराज बीजेपी एंड @ अरुण जेटली इन पासिंग लोकसभा बिल। मतलब लोकसभा में बिल पास कराने में जेटली जी जो राज्यसभा में नेता थे और सुषमा जी जो लोकसभा में नेता थी, इनके योगदान की सराहना करता हूं। दूसरा ट्वीट दागा उन्होंने कि पैसेज ऑफ लोकपाल बिल इज ए फिटिंग ट्रिब्यूट टू द स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ श्री अन्ना हजारे। मैंने श्री अन्ना हजारे के त्याग और निष्ठा और उसके एक तरह से श्रद्धांजलि है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तीसरा ट्वीट उन्होंने दागा था दिसंबर 18 तारीख को कि पैसेज ऑफ लोकपाल बिल इन पार्लियामेंट इज ए विक्ट्री ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियंस। देश 125 करोड़, फिर से यही बातें अब सुनाई दे रही हैं। आई कांग्रेचुलेट ऑल आवर एमपीज ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन। ये प्रधानमंत्री का तब का ट्वीट है। उस वक्त लोकपाल के समर्थन में बोलने वाले 125 करोड़ भारतीय की तरफ से बोलते थे। देश आया, हर बात में देश, न्यूज एंकर से लेकर हम सभी देश जानना चाहता है। देश की पुकार है, देश की मांग है। इस वक्त भी नोटबंदी के समर्थक पूरा देश बोल रहे हैं। लोकपाल के समय वाला देश कैसे भूल गया? नोटबंदी के समय वाला देश कैसे नहीं भूलेगा? हम कैसे दावा कर सकते हैं? लोकपाल की नियुक्ति एक पहलू है। लोकपाल नाम की संस्था का ढांचा क्या तैयार कर लिया गया है, मुझे जानकारी नहीं है। प्रशांत भूषण की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर अदालत की टिप्पणी आई है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने प्रशांत भूषण के सहयोगी वकील और याचिकाकर्ता रोहित कुमार सिंह से बात की है। हमारे साथ रोहित साहब हैं जो इसमें पिटिशनर भी हैं। सर, आप इस केस में आज एक अहम सुनवाई थी, काफ़ी वक्त से चल रही है सुनवाई। कुल मिलाकर आज चीफ जस्टिस ने काफ़ी कुछ केंद्र सरकार को इशारा किया है कि वो जल्द से जल्द इस लोकपाल नियुक्ति करें। कोर्ट का ये कहना था कि देखिए ठीक है, आप स्पीकर के डिसीजन को हम नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करें या ना करें, बट पॉइंट ये है कि अब लोकपाल एक्ट आ चुका है, जनवरी 2014 से आया हुआ है। आप खुद ही कह रहे हैं कि अमेंडमेंट आप दिसंबर 2014 में लाए हैं, वो बिल जो कि अभी तक पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2 साल होने जा रहा है। कम से कम लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए जो लीडर ऑफ जो लार्जेस्ट पार्टी हैं आज के डेट में, उसको आप उनको बुला सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। उसके चलते आप पूरे एक्ट को रिडंडेंट तो नहीं कर देंगे जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, और खुद आप सारा अभी मूवमेंट चला रहे हैं कि ये सारा ब्लैक मनी एंड ऑल, तो उसमें भी आपको ये यूज़फुल होगा। तो इसको आप इस तरह रिडंडेंट किए जा रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया है, बिल प्लेस कर दी है और आप एग्री कर रहे हैं कि हम अमेंडमेंट करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन को, और अब ऑलरेडी अलग एक्ट में जैसे आरटीआई में, सीवीसी के एक्ट में, वहाँ भी सिमिलर प्रोविजन है, वहाँ पे आपने कह दिया है कि ठीक है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी भी आ सकते हैं। तो यहाँ करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? लोकपाल में क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? इसीलिए तो या तो हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा और हम कह सकते हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को करें, तो उनको था कि नहीं ये लेजिस्लेशन हो जाएगा आप पार्लियामेंट की एक्टिविटी में, कहा नहीं हम तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा या तो आप डिसीजन लेके आइए, नहीं तो फिर हमें कुछ ऑर्डर ऐसा पास करना पड़ जाए। तो वो तो लंबी डेट चाह रहे थे, पर उन्होंने 7 दिसंबर का डेट फिक्स किया है। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार को अब अपना रुख साफ करना है 7 दिसंबर को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद तय होगा कि इस मामले में क्या होगा। नई दिल्ली से अनूप के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। लोकपाल से लेकर नोटबंदी तक सपना एक ही है, वो अधूरा है। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। नोटबंदी वाले भी लोकपाल के लिए फिर से संघर्ष कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोकपाल को एक डेड लेटर नहीं बनने दिया जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक डेडलाइन तय करनी होगी, जैसा कि आशीष ने बताया कि 7 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। मौजूदा लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं है और लोकपाल की नियुक्ति की कमेटी में नेता विपक्ष का होना जरूरी होता है। नियुक्ति के इसी नियम में बदलाव करना है। 2014 के बाद के संसद के सत्रों के रिकॉर्ड काम करने की खबरें हर सत्र के बाद आती हैं। कई सारे बिल के पास होने की भी खबरें आती हैं। जीएसटी जैसा असंभव सा लगने वाला बिल भी पास हो ही गया। लोकपाल की नियुक्ति में किसकी दिलचस्पी नहीं है? ये क्यों नहीं पास हो रहा है इसका संशोधन? यह राय कब बन गई कि भ्रष्टाचार मिटाने में लोकपाल का कोई रोल नहीं है, जबकि पूरा देश वही जानता था और वही कहता था? लोकपाल आंदोलन ने मीडिया को भी बदला। जो टीवी चैनल भूत प्रेत में दिखा रहे थे, आ गया तालिबान, अमृतसर के बॉर्डर तक ले आए थे, 2012 में दुनिया को ही समाप्त करने वाले थे, वे भी भ्रष्टाचार की लड़ाई का प्रसारण केंद्र बन गए। एंकरों के मसीहा बनने का दौर यहीं से शुरू होता है। आजादी पार्ट 2
लॉन्च कर दी गई। सबको लग रहा था कि वे देश की आजादी के लिए जी जान से बहस में जुटे हैं। जैसा अब बताया जा रहा है कि आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो देश के लिए है, अपने लिए नहीं है। कंट्री, इंडिया। आम लोग टीवी स्टूडियो से लेकर माइक पर आ गए। मीडिया ने उस भूख को उजागर किया। भ्रष्टाचार मिटाने के कार्यक्रम को टीआरपी मिलने लगी। लोकपाल ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण टीवी के बंद स्टूडियो की दीवारें ढह जाती हैं। आम लोगों की बात पहुंचने लगती है, फिर उसके बाद ट्रोल की बात पहुंचती है, फिर ट्रोल के जरिए सिर्फ अब वहां राजनीतिक दलों की बातें ही पहुंचती है। जुनूनी बहस आज भी हो रही है। बस किसी को याद दिलाने की जरूरत है कि ऐसी ही बहस पहले भी हो चुकी है, ज्यादा नहीं, ठीक 3 साल पहले। आइए देखते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल के लिए तब प्राइम टाइम में कैसी बहसें हुआ करती थी। सारा तो नहीं निकाल सका, लेकिन जितना निकाला उससे आप देखिए कि कितनी निष्ठा से सब तर्क रखा करते थे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। इन सब की झलक देख लीजिए। आज के टीवी की बहसें आपको खुद ब खुद याद आ सकती हैं। धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। प्लीज डोंट डू दिस। सोचिए पूरा मैच रोमांचक दौर से गुजर रहा हो और अचानक आखिरी ओवर में दोनों पक्ष मिलकर मैच भंडोल कर दें। मित्रों, जो कुछ कल घटा उसे मैंने लोकतंत्र के चीरहरण की संज्ञा दी। आप लोगों ने भी जानबूझकर इंतजार किया कि 11 बज जाए, 12 बज जाए तो हम भी हंगामा करेंगे, हंगामे के जवाब में हंगामा करेंगे, क्योंकि आप बिल को पास नहीं होने देना चाहते थे। ये सरकार इस बिल को पास कराना नहीं चाहती, ठीक है, बल्कि इस चतुराई के चक्रव्यूह में पूरे संसदीय अब जब आपने ही कहा कि आपको ये ये बात स्पष्ट हो गई थी कि सरकार पास नहीं कराना चाहती थी, तो कांग्रेस के इस आरोप का जवाब भी आपको देना चाहिए था। The assassin of democracy is blaming the victim in a preemptive manner, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका निश्चित रूप से है, दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब इस गठबंधन का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो चुका है। जो सरकार वोट से भागती हो उसको सत्ता में बने रहने का राजनीतिक और नैतिक अधिकार 1 मिनट के लिए भी नहीं। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके हमेशा से 2 चेहरे रहे हैं, हमेशा से आडंबर से ओतप्रोत रही है और हमेशा से दोगली भाषा, दोगली आवाज में बात करती है। हुआ वही जो सरकार चाहती थी, होगा वही जो सरकार चाहेगी, तो फिर सरकार को सुप्रीम क्यों नहीं कहते हैं, हम संसद को सुप्रीम क्यों कहते हैं? सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की ही बात नहीं है। हाँ। आज क्षेत्रीय पार्टियां भी बनी है हमारे यहाँ बिहार में। हमारे तिवारी जी, आपने पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी, कहीं शक्ति की कमी चला रहे हैं। आज तक जितने भ्रष्टाचारियों को हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है, आजादी के बाद से जितने गिरफ्तार हुए हैं उससे 10 गुना ज्यादा रहा है। रामविलास पासवान का भी रहा है, लालू प्रसाद यादव का भी संघर्ष रहा है। भ्रष्टाचार आपने लोकपाल कौन बनाएगा ये स्पष्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी होंगे या नेता प्रतिपक्ष होंगे। Now, is he suggesting that for the first time in this country, you must specifically create law where the government must be in a minority selection? मुझे अच्छा लगा कि ठीक इधर चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, उधर अन्ना धरने पे बैठ गए और इधर भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर दबाव डालने लगी। आपने वादा यही किया था 27 अगस्त को 13 दिन के अनशन के बाद कि नहीं, इस देश के अंदर एक ऐसा लोकपाल बनेगा जिसकी तर्ज पे राज्यों में लोकायुक्त बनेगा, एक ऐसा लोकपाल बनेगा जिसमें यही कानून में है, सीमा तय होगी। यही जो पास हुआ है संजय, उस कानून में है। अन्ना हजारे जी सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि एकदम वेल डन है। संतोष हेगड़े कह रहे हैं कि वेल डन है। तो फिर है ना? ये राजनीतिक फायदा के लिए आम आदमी पार्टी कह रही है, ये उन पर इल्जाम लगना स्वाभाविक है कि वो राजनीतिक फायदे के लिए या आप कहें आप ये कहें कि अन्ना हजारे गलत हैं, हम सही हैं, तो आप इनको ये नहीं कह सकते हैं कि अन्ना हजारे शायद मिसलीड हुए हैं। ये इतने नासमझ नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, वो पूरे बिल को पढ़ चुके हैं, वो सारा समझने के बाद कह रहे हैं। कितनी आसानी से बीच बीच में आरएसएस से जुड़े लोग भी दावा करते हैं कि उस आंदोलन में हमारी भी भूमिका थी, हमारा भी समर्थन था, पर उन्हें भी याद दिलाना चाहिए कि वो लोकपाल को लेकर अब क्यों नहीं मांग कर रहे, जिससे लेकर इतने देश को बहस में उलझाएगा और हम सब शामिल थे कि यही आकर भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। इस वक्त की तरह उस वक्त भी खूब सर्वे हो रहे थे। न्यूज चैनल CNN, IBN एंड CNBC TV 18 ने CSDS के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय सर्वे किया था। और भी लोग सर्वे किए होंगे तो, लेकिन यही जल्दी जल्दी में मिला। हिंदू अखबार ने भी छापा इसे। 9 अगस्त 2011 के फर्स्ट पोस्ट में इस सर्वे पर रिपोर्ट भी छपी। सर्वे में शामिल 34% लोगों ने कहा कि लोकपाल का नाम तो सुना है। 34% लोगों ने कहा कि उन्हें पता है कि लोकपाल क्या है। पढ़े लिखे लोगों में 67% लोगों ने
लोकपाल के बारे में सुने होने की बात कही और 51% ने कहा कि उन्हें पता है कि लोकपाल क्या है। ऐसे सर्वे तमाम चैनलों और अखबारों में ने किए होंगे उस वक्त, लेकिन उस समय के सर्वे का सवाल ठीक लगता है। आप देखें कि जिस लोकपाल को लेकर इतना हंगामा है, जरा पूछा तो जाए कि कितने लोगों ने नाम सुना है और कितने लोगों को लोकपाल का मतलब पता है। उस सर्वे के सवाल काफी बारीक थे, जैसे लोकसभा पर आपके क्या मत हैं, लोकपाल के बारे में क्या आप सरकार के तर्क से सहमत हैं, क्या आप अन्ना हजारे के तर्क से सहमत हैं। देखिए सवालों की विविधता। अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ अमीर भ्रष्ट हैं, लेकिन उस वक्त के सर्वे में 5 कैटेगरी के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन भ्रष्ट है, जैसे सरकार, निर्वाचित प्रतिनिधि, न्यायपालिका, बिजनेसमैन, उद्योगपति, एनजीओ और मीडिया में कौन सबसे भ्रष्ट है। मीडिया का भी आ गया था। तो सर्वे में शामिल 32% लोगों ने कहा कि सरकार सबसे भ्रष्ट है, लेकिन 43% ने कहा कि चुने हुए नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। इस तरह के सर्वे इन दिनों भी हो रहे हैं। नोटबंदी के बाद मुख्य सवाल यही हो गया है कि आप सरकार के फैसले से खुश हैं या नहीं। वो बारीकियां नजर नहीं आती हैं। सर्वे के सवाल इसी के आसपास घूमते हैं। जब लोकपाल को लोग भ्रष्टाचार का मुक्तिदाता मानकर सर्वे में शामिल हो रहे थे, अब उसे भूलकर लोग नोटबंदी को नया मुक्तिदाता मानने लगे। तब भी वही लोग थे, अब भी यही लोग हैं। वही देश, 125 करोड़ अरब। क्या लोकपाल की तरह कुछ सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या आप जानते हैं कि काला धन कैसे बनता है, कौन लोग बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि नकदी नोट के अलावा काला धन कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप जानते हैं कि फर्जी कंपनी बनाकर दूसरे देशों में पैसा रखा जाता है? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ नोटबंदी से ही काला धन मिट जाएगा? लोकपाल के समय यह सवाल पूछा गया कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। नोटबंदी के समय भी पूछा जाना चाहिए कि आप काला धन के बारे में क्या जानते हैं। अब हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या आप सरकार के फैसले के साथ हैं। कम से कम मुख्य सवाल तो यही लगता है कि क्या आप सरकार के फैसले के साथ हैं, खुश हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का विरोध वो भी नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार में शामिल, आप पूछेंगे तो। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के 2 सर्वे हैं। 19 नवंबर के दैनिक जागरण के सर्वे का पहला सवाल है कि इस कदम से होने वाली परेशानी के बावजूद आप इसके पक्ष में हैं। इस सर्वे में शामिल 86% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हां, हम हैं समर्थन में। क्या बड़े नोट बंद करके सरकार ने सही कदम उठाया? तो 84% लोगों ने कहा कि सही कदम उठाया। चौथा सवाल है, इस सर्वे के कई सवाल हैं, चौथा सवाल है कि क्या इससे काला धन समाप्त हो जाएगा और आगे इसके रास्ते बंद हो जाएंगे। अब इसके जवाब में लोगों की राय भारी तरीके से बदल जाती है, लेकिन वो नीचे है। 25% लोग कहते हैं कि नहीं, हम सहमत नहीं है कि इससे काला धन मिट जाएगा। सिर्फ 67.2% कहते हैं कि हाँ, हम सहमत हैं कि इससे काला धन समाप्त हो जाएगा। जबकि सरकार के कदम को अच्छा मानने वालों का प्रतिशत 84.8 और 86.1 है। 20 नवंबर को हिंदी अखबार दैनिक हिंदुस्तान में के एक सर्वे में एक सर्वे प्रकाशित होता है। जागरण के सर्वे में अच्छा कदम बताने वालों की प्रतिशत जो है संख्या 85 है या उससे अधिक है। हिंदुस्तान का सर्वे बताता है कि पिछले 10 दिनों में, जो ये 20 को छपा है, 10 दिनों में लगातार कम हुए नोटबंदी के समर्थक। 8 नवंबर को ही हिंदुस्तान के सर्वे में 78% लोगों ने समर्थन किया था। ठीक है, 7 दिन बाद समर्थकों की संख्या घटकर 61.93% हो जाती है। 10 दिन बाद समर्थकों की संख्या घटकर 46% हो जाती है। हिंदुस्तान के सवाल भी, क्या इससे काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी? तो नहीं, भ्रष्टाचार कोई रास्ता निकाल लेंगे, पता नहीं। इस सर्वे में 10,660 लोगों के भाग लेने की जानकारी दी गई है हिंदुस्तान अखबार की तरफ से। बाकी का अगर मैं मिस कर गया हूं तो भूल चूक लेनी देनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 22 नवंबर को सी वोटर का एक सर्वे छापा, जिसके अनुसार 80% लोगों ने कहा कि वे नोटबंदी से होने वाली तकलीफों की परवाह नहीं करते। सारा सवाल इसी पर है कि फैसले के आप समर्थक हैं या इससे हुई तकलीफ की परवाह करते हैं या नहीं। अन्ना आंदोलन के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल से जुड़े हर पहलू पर जनमत संग्रह करने का चलन शुरू किया। फिर वो वहां तक गया कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाएं या नहीं चलाएं। 2011 में लोकपाल कैसा होना चाहिए, इसे लेकर पुरानी दिल्ली और मॉडल टाउन में सर्वे करा दिया गया। तब काफी मजाक उड़ा कि कानून संसद के विवेक से बनेगा या इस तरह के मिस्ड कॉल के या सर्वे से। नोटबंदी के दौर में भी यही सर्वे फिर से लौट आए हैं वैधानिकता प्रदान करने के लिए। प्रधानमंत्री ने ऐप जारी किया है जिसे काले धन को लेकर 10 सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों पर भी आलोचना हो रही है। भारतीय इतिहास का इतना बड़ा फैसला। उसी तरह से लोकपाल के बारे में कहा जाता था कि इन सर्वे पर सवाल उठते थे। उस समय केजरीवाल सर्वे करके दिल्ली के ऑटो पर चिपका देते थे। उन सर्वे पे मजाक होता था। संसद में शरद यादव गर्जा करते थे कि कानून सदन के विवेक से बनेगा, ये टीवी वाले एंकर बनाएंगे या सर्वे बनाएंगे। वैसे 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री के ऐप पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है। 2 सवालों में तो 98 और 99%
समर्थन में मत मिले हैं। किसी भी सवाल में 90 से कम तो है ही नहीं। अगर आप आलू किसान हैं, गरीब जनता हैं, मजदूर हैं, तो आपको भी सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए। सर्वे के सवाल पर भी सवाल हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक भागीदारी के लिए सबका आभार जताया है। याद कीजिए, लोकपाल के दौर की वो तमाम तल्खियां, तेजियां कहां हवा हो गई। दोस्त आपस में लड़ने लगे थे, घरों में झगड़ा होता था, नई राजनीतिक निष्ठाएं बन रही थीं। कहीं वही सब तो फिर से नहीं हो रहा है क्या? नोटबंदी के बाद से आप और आपके मित्र समूह में बहसबाजी तेज हो गई है, तल्खी आ गई है, बात करने का मन नहीं कर रहा? जरूर हुई होगी और हो रहा है। याद कीजिए, लोकपाल के वक्त की बहसों का क्या हो, कहां चले गए? आम आदमी पार्टी ने केंद्र के लोकपाल को स्वीकार नहीं किया और अपना जन लोकपाल बनाने का ऐलान कर दिया। 4 दिसंबर 2015 को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जन लोकपाल बिल पास हो गया। इसकी भी आलोचना हुई। कहा गया कि जब मुख्यमंत्री केजरीवाल आंदोलन करते थे तब कहते थे लोकपाल की नियुक्ति में नेता ज्यादा होंगे तो ईमानदारी से काम नहीं होगा, लेकिन जब दिल्ली का जन लोकपाल आया तो उसमें नेता ही ज्यादा थे। फिर इसकी जमकर आलोचना हुई तो अन्ना के कहने पर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को शामिल किया गया। ये अन्ना बार बार मोरल मास्टर के रूप में आ जाते हैं, कभी भी समर्थन देने में या आलोचना करने में। जन लोकपाल बिल पास होकर भी लागू नहीं हुआ है, वो कई तकनीकी चरणों में यहां से लेकर केंद्र तक है। इसकी अंतिम जानकारी मेरे पास नहीं है। इसके भी पास हुए विधानसभा से 1 साल हो गए हैं। फिलहाल दिल्ली में लोकायुक्त हैं इस वक्त। दोनों दौर को याद कीजिए, नेताओं में कितना घमासान होता था, हो रहा है। भ्रष्टाचार को मिटाने वाला लोकपाल आया भी नहीं, लेकिन इस दौरान भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई कानून बने। उसमें एक कानून है, SIT भी बन गई, अघोषित संपत्ति को घोषित करने की योजना आ गई, बेनामी संपत्ति पता लगाने का कानून बना, नोटबंदी आ गई। मगर लोकपाल का पद खाली रह गया। हम आपको याद दिलाने के लिए उस समय के नेताओं के भाषण का कुछ हिस्सा दिखाना चाहते हैं। नोटबंदी से होने वाली परेशानियों और सरकार की लचर तैयारियों के खिलाफ विपक्ष ने 28 नवंबर को देशव्यापी आक्रोश दिवस का ऐलान किया है। उस वक्त भी यानी 23 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे के आह्वान पर गैर एनडीए के 9 विपक्षी दलों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का समर्थन किया था। पुराना भाषण सुनिए। सशक्त लोकपाल बिल लाएंगे, कठोर लोकपाल बिल लाएंगे। और आज जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है उसमें क्या सशक्त लोकपाल है? अगर सीबीआई के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहता है तो ये पूरा का पूरा लोकपाल एक खोखले टिन के डिब्बे की तरह होगा, जिसके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं है और जो केवल मात्र दिखावा रह जाएगा। इसका मतलब इनकी नीयत साफ नहीं है। 27, 28, 29 हमारा अनशन जारी रहेगा। 30, 31 एक जेल भरो आंदोलन, पूरे देश में जेल भरो आंदोलन, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं। कोई कानून पास होगा उसी के खिलाफ में तो विरोध हो सकता है। जब अभी कानून बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है तो अनशन का क्या मतलब? जो कुछ भी आज उनके साथ किया गया है, उनको हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना, यह एक तरफ इस बात का परिचायक है कि केंद्र में बैठे लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई एहसास नहीं है। एक आदमी अगर पागलपन के हद तक है कि हम पानी छोड़ देंगे, हम खाना छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करना जिम्मेवारी है। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है, फिर से एक बार 1975 की याद आ रही है। संसद में प्रस्तुत बिल को जलाने का क्या अधिकार दे दी? कौन से संविधान ने दे दिया है उनको? क्या ये संवैधानिक काम किया उन्होंने? बात यह है, ये अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। 95% सरकारी कर्मचारियों को देश भर में इस पूरी जो नई एंटी करप्शन व्यवस्था बनाई जा रही है इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो ये किस किस्म की एंटी करप्शन व्यवस्था है, इसके ऊपर देश को गौर करना चाहिए। ये मन की कुटिलता जो प्रकट होती है, श्री अन्ना हजारे जी तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वागत है, उसमें क्या, उनको लड़ने का अधिकार है। अरे ये अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है, ये तो देश की जनता का आंदोलन है। ये जनता की आवाज है और आपको ऐसे लगता है तो एक दिन जनता आपको सबक सिखाएगी। कहां गया वो देश लोकपाल के समय वाला? क्या वो भेष बदलकर इंटरवल के बाद किसी और रूप में नोटबंदी के साथ आ गया है? ये देश कौन है? लोकपाल नहीं आया, ये एक तथ्य है, पर ऐसा नहीं है कि सरकार लोकपाल कानून के बारे में भूल ही गई। इसी 27 जुलाई 2016 के हिंदू अखबार की रिपोर्ट है कि राज्यसभा और लोकसभा ने लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन बिल 2016 में पास किया, मगर इस संशोधन का संबंध लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की शर्तों को बदलना नहीं था कि नेता विपक्ष
में उसमें शामिल कर दिया जाए। और आप जानते हैं कि लोकसभा में इस वक्त नेता विपक्ष नहीं है, लेकिन वहां निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उस एक कुर्सी उनकी रखी गई है, इसलिए नियुक्ति नहीं हो रही है। तो 27 जुलाई को जो संशोधन पास हुआ उसका संबंध 31 जुलाई की डेडलाइन से था, क्योंकि इस कानून के तहत एनजीओ के बोर्ड और ट्रस्टी और अधिकारियों और उनके परिजनों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 जुलाई तक देना था। वो समय सीमा बढ़ा दी गई। ठीक इस वक्त भी भ्रष्टाचार को मिटाने की खूब दावेदारियां हो रही हैं। हमारे अजीज नेताओं को सुन लीजिए ताकि याद रहे देश। स्विस बैंक में जिसको रुपया है, एक भी रुपया आपसे लिया क्या? एक भी रुपया आज लिया स्विस बैंक से? नहीं लिया। किसको रुपया लूटा? किसान को लूटा, आम जनता को लूटा। प्लीज डोंट डू दैट। के बारे में कहा। सबसे पहले हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जो हैं इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पार्लियामेंट है यहाँ उनको आना चाहिए। जो डिबेट होगी पूरी डिबेट में उनको बैठना चाहिए। जो हम कह रहे हैं, जो बाकी नेता ऑपोजिशन के कह रहे हैं, उसको सुनना पड़ेगा और उनको वहां बैठना पड़ेगा। चर्चा जारी था, मगर बीच में अचानक क्या हुआ मालूम नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे और चर्चा नहीं होने दे रहे। सरकार के इस फैसले से लगभग 75 लोग मर चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है। और पूरा विपक्ष चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और बात सुननी चाहिए। आपको दिक्कत क्या है कि रूल तो है, आप तो एक हम तो रूल छोड़ के नहीं पूछ रहे। जो रूल अस्तित्व में है, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स में है, उस रूल्स के तहत ही हम पूछ रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? क्या आपको डर है कि आपके एमपीज भी इसके खिलाफ वोट डालेंगे? उन्होंने लोकसभा में एक नया मांग उठाया और बाद में बाहर प्रचार करना शुरू किया। बाहर क्या है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री आओ। प्रधानमंत्री सदन में आए। आज बुधवार है, उनका बिजनेस डे भी है। प्रधानमंत्री आए थे, मगर विपक्ष को क्या हुआ, सदन को क्यों नहीं चलने दिया? आज प्रधानमंत्री आकर ये जवाबदारी से जो मुकर रहे हैं, पार्लियामेंट के सामना ही नहीं करना चाहते, उसके चलते हुए पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और प्रधानमंत्री खुद जिस शपथ पे वो प्रधानमंत्री बने इस संविधान, इस हमारे जो संविधान का, उसी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री सत्र में आ गया। फिर विपक्ष को क्या हुआ, क्यों सदन को नहीं चलने दे रहे? इसको समाधान चाहते देशवासी। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा डर क्यों है? यदि उन्होंने अच्छा काम किया, नेक काम किया है, जनहित में काम किया है, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है, तो प्रधानमंत्री जी घबरा क्यों रहे हैं? इसका मतलब दाल में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत कुछ काला है। देखिए, सीधी सी बात है कि हम लोग कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके क्या कहते हैं कि दाढ़ी में काला है। कि हमें लगता है कि इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए। कुछ ना कुछ बहाना बना के सदन को चलने नहीं देना, हंगामा करके सरकार के ऊपर गलत प्रचार करना इनका आदत बन गया। लोगों से जो दबाव है हर सांसद पर, हर पार्टी पर, कि ये जो पागलपन जो हो रहा है देश में, 74 लोगों की मौत हुई है और इससे ये और बढ़ते जा रहा है, जनता तरस रही है। विरोध के करने क्या सेंस है? लोगों को तकलीफ है, लोगों की तकलीफ के लिए सरकार एक एक कदम उठा रही है और सरकार स्वयं चिंतित है, लेकिन कोई आदमी अब हमको पता नहीं चलता है। जनता दल यू के लोग यहाँ क्या कहते हैं कि विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका विरोध का कोई औचित्य नहीं है।
अगर हिम्मत है तो इसका ऊपर में एक इलेक्शन हो जाए और देखता है कौन पब्लिक आपको सपोर्ट देगा। क्या आप उस देश को जानते हैं जो लोकसभा के समय सक्रिय था? क्या आप इस देश को जानते हैं जो इस वक्त सक्रिय है? तो जरूर इन दो देशों में से कोई एक देश तो है जो गायब हो गया है या वो कपड़ा बदलकर आया है फिर से, और फिर से भ्रष्टाचार और नैतिकता के उच्च मानदंडों की भाषणबाजी हो रही है। देखिए, कर्नाटक में संतोष हेगड़े जब लोकायुक्त थे तब काफी कुछ ठीक ठाक काम हुआ, लेकिन बाद में तो लोकायुक्त के परिवार पर ही आरोप लग गया और इस्तीफा देना पड़ गया और भ्रष्टाचार वहां क्या रुक गया। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त कभी कभी छापे पड़ते हैं और अच्छे खासे तादाद में लोग गिरफ्तार भी होते हैं। गुजरात में तो 9 साल तक लोकायुक्त था ही नहीं। दिल्ली में लोकायुक्त हैं पर ज्यादा सक्रियता एंटी करप्शन ब्यूरो की सुनाई देती है। हो सकता है कि वो भी काम कर रही हूं। यह भी पता करना चाहिए कहां कहां लोकायुक्त है और पता करना चाहिए कि देश ने जिस लोकपाल की मांग की थी वो क्यों पेंडिंग है और क्यों देश नोटबंदी में है। तो इन सब चीजों को सोचिएगा कि जब भी नेता देश ले आते हैं तो कम से कम अगर आप नहीं भी हैं तो अपनी तरफ से उसमें घुस जाइए। किसान बन के घुस जाइए, ऑटो ड्राइवर बन के घुस जाइए, सबको ही आ जाइए, ना कि पता चले कि शहरी लोग और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक वाले ही घुस जाए। तो इस देश से विदा लेते हैं, दूसरे देश में चलते हैं आज वाले में, ब्रेक के बाद। नोटबंदी के फैसले को 15 दिन हो गए हैं। बैंकों के बाहर लगी लाइनें अब भी उतनी लंबी हैं। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन ग्रामीण भारत अब भी लंबी लाइनों में अपना दिन गुजारने को मजबूर है। सबसे ज्यादा परेशान वो किसान हैं जिनकी फसल की बुवाई का वक्त आ गया है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं। सहकारी बैंकों से किसान पैसा लेकर बीज और खाद खरीदते थे, लेकिन सरकार ने सहकारी बैंकों के हाथ बांधे हुए थे। लेकिन बुधवार को सरकार ने इसमें तब्दीली की और जिला सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ देने का ऐलान किया ताकि वो किसानों को कर्ज दे सके। किसानों को ये लोन नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जरिए दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में हालात जो हैं वो तेजी से सुधरने की उम्मीद होनी चाहिए। सरकार ने प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी राहत दी है। इसके तहत 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आमतौर पर दुकानदार 2 सर्विस चार्ज सामान की एमआरपी में जोड़ देता था, अब इसे हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ई वॉलेट से भुगतान की सीमा 20,000 कर दी गई है। ई वॉलेट से स्विचिंग चार्ज भी हटा दिया गया है। आईआरसीटीसी टिकट की बुकिंग कराने पर सर्विस चार्ज आपको नहीं देना होगा। ऑनलाइन टिकट लेने पर 31 दिसंबर तक छूट है। सरकार ने यह भी बताया कि देश भर में करीब 2.25 लाख एटीएम में से 82,500 एटीएम रीकैलिब्रेट हो गए हैं, यानी नए नोटों के पुनर्वितरण के लिए तैयार कर दिए गए हैं। फैसलों में इन बदलावों के बीच एक बार फिर जनता का दर्द। शादी के घरों में एक दिक्कत यह भी आ रही है कि वसूली करने वाले धीरज खो रहे हैं। आखिर टेंट वाला भी कब तक इंतजार करेगा। लिहाजा ऐसी ही एक शादी में पहुंच गया तगादे के लिए और मांगने लगा। शरद शर्मा हमारे सहयोगी मुरादनगर में वहीं मौजूद थे। उम्मीद करता हूं कि आपके घर तगादे वाले अभी इतनी जल्दी नहीं आ रहे होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 8 दिन हो गए शादी करे हुए, अब हम जैसों का क्या होगा ये बताओ। या लेबर को हम अपनी बेइज्जती कराएं ये तो बताओ। देवे भी कहाँ से देवे? नहीं क्यों करी शादी फिर? इंतजाम करके करते फिर इसका क्या मतलब है? इंतजाम करके करते इसका क्या मतलब है? गुलफाम टेंट वाले नूर मोहम्मद ने कुछ दिन पहले अब्दुल गफार के यहाँ शादी में टेंट सजाए। अब वो मुरादनगर के रावली गांव के सिंडिकेट बैंक के बाहर अब्दुल गफार से अपने 15,000 रुपए मांगने आए हैं। अब्दुल गफार की भी मजबूरी है, लोग समझा रहे हैं, लेकिन नूर मोहम्मद मानने को तैयार नहीं। समस्या ये है जी, टेंट लगवाया इन्होंने, 8 दिन चक्कर काटते काटते आ गए। ये कह रहे कि 2,000 रुपये बैंक से मिल रहे, 2,000 में बताओ हमारा टेंट वाला करता है, लेबर करते, क्या कर देंगे ये बताओ। तो इन्होंने कितना देना है आपका? 15,000 रुपये लेना है इनसे। अच्छा, 15,000 उन्होंने नहीं दिए। लेबर वाले मेरी बेइज्जती करने लग रहे हैं, मैं पीछे पीछे फिर इनके। ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपये बैंक से मिल रहे, क्या हो जाएगा 2,000 रुपये, और मैं भी क्या कर लूँगा 2,000 रुपये अगर इन्होंने दे भी दी मुझे। नहीं, पर आप चेक से ही अपने अकाउंट में नहीं लेते? चेक से तो बताओ, मैं लेबर को चेक दे दूँ तो क्या वो मान जाएंगे इस बात को? अच्छा, वो चेक से नहीं मान रहे। नहीं वो खुले मांग रहे हैं, 100 के 50 के मांग रहे हैं। अब्दुल गफार मुरादनगर के नेकपुर गांव में रहते हैं। बेटियों की शादी से पहले सरकार के ऐलान की वजह से रोज लाइन लगाकर पैसा निकालने की जुगत में रहे। 18 नवंबर को भी अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने की कोशिश में लगे थे। 2 लड़कियों की शादी और 20 नवंबर की शादी है। अच्छा। और मेरे घर में एक नमक की थैली भी नहीं है सर। अब बताइए सर मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? नहीं तो 2.5 लाख रुपए का कल ऐलान हुआ है, क्या बैंक आपने पूछा 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं? पूछा, मना कर दिया कि 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे।
अब्दुल बताते हैं कि उनके खाते में जमीन बेचकर करीब 6 लाख रुपया आया था, लेकिन जब बैंक से पैसा नहीं निकला तो अब्दुल को इधर उधर से करीब 5.5 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ा, जिसका हर महीने ब्याज ही करीब 27,500 रुपए है। जबकि मेहनत मजदूरी करके अब्दुल और उनका परिवार लगभग महीने में इतना ही कमा पाता है। नहीं मिला जी, मुझे ना 2.5 मिले ना 5 मिले, मुझे दिए नहीं कुछ भी। और आप चाहो तो मैनेजर साहब से पूछ सकते हो। अच्छा, ये और बता दीजिए कि क्या जो जैसे आपने जिसको पैसा देना है, क्या वो चेक से पेमेंट नहीं ले लेगा या अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं ले लेगा? सर एक आदमी बोल रहा है लाला के मैं 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से ले लूंगा। ठीक है। और जो फुटकर लोग हैं वो बोले हम तो नकद लेंगे, क्योंकि हमें मजदूरों को पैसे देने हैं। सरकार के ऐलान के बाद ही अब्दुल गफार बैंक पहुंच गए थे, लेकिन रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन उनकी बेटियों की शादी के बाद आया तो उनको ये राहत भी नहीं मिली। लेकिन तकाजा करने वाले अब्दुल को हर समय ढूंढते फिर रहे हैं। शादी में खाना बनाने वाला हलवाई अपने 20,000 रुपए मांगने बैंक ही आ गया। हमारे 9 आदमी थे, इनके हमारा जो बिल बैठा 20,000 का बैठा जी। अच्छा जी हाँ, और इन्हें हमने ढूंढा तो अब जाके बैंक में हाथ आए हैं। जिसके यहाँ शादी हो गई उसे 2.5 लाख की मदद नहीं मिलनी है, लेकिन जिसके यहाँ होनी है वो भी परेशान है। वो तो खुले पैसे लेंगे। ये अब मैं साग सब्जी लाऊंगा, वो कोई वहाँ चेक लेगा। खुद दुल्हन पैसा निकालने की जद्दोजहद में है। कहती हैं कोई चेक नहीं लेता, सब कैश मांगते हैं। फर्नीचर के सामान के लिए पैसे देने हैं और जो मंडी से सामान आएगा उसके भी पैसे जाने हैं। तो ये चेक से पेमेंट नहीं हो सकती? नहीं, मजदूर लोग कहाँ लेंगे चेक? अच्छा, ये दुकानदार भी चेक नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। बैंक के मुताबिक जितना कैश आ रहा है उसी हिसाब से लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी करेंसी हमको प्रोवाइड की जा रही है हमारे बैंक को, उस हिसाब से हम ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बैंक अकाउंट में पैसा होते हुए भी लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए लोगों को बैंक के सामने मिन्नतें करनी पड़ रही है। असल में गांव देहात की स्थिति यही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सरकार और रिजर्व बैंक ने जितना पैसा निकालने की इजाजत दी है वो बैंक से निकल ही नहीं पाएगा। पैसा सिर्फ उतना निकल पाएगा जिस हिसाब से बैंक को पैसा दिया जाएगा। रावली गांव मुरादनगर से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। एक आंकड़ा आ रहा है कि जनधन खातों में 21,000 करोड़ 13 दिनों में जमा हुए हैं। अब इन सब को ब्लैक मनी कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार जो है इन पर नजर रखी हुई है। इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनधन खातों के जरिए कोई ब्लैक से व्हाइट कर रहा है, जबकि वहां पर 50,000 रुपए ही जमा करने की अधिकतम सीमा है। तो सरकार देखेगी। बंगाल और कर्नाटक इन 2 राज्यों से सबसे ज्यादा जनधन खातों में पैसे जमा किए गए हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोऑपरेटिव बैंक की कहानी जानेंगे, कैसे काम करते हैं ये बैंक। नोटबंदी के फैसले से हम सबको आर्थिक गतिविधियों के कई पहलुओं को समझने का मौका भी मिला है। हृदय जोशी की रिपोर्ट बता रही है कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे लाखों करोड़ों किसानों की जीवन धारा है, लाइफलाइन है। सरकार ने भी कोऑपरेटिव बैंकों को अब जाकर 21,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हो सकता है कि इससे उनमें काफी तेजी से फायदा हो, लेकिन हृदय की इस रिपोर्ट से देखिए कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करते हैं और किसान उनसे कैसे जुड़े हुए हैं। और आप जो न्यूज पे दिखाते हो न्यू के खात भी 40 दिनों के लिए पुराने नोट चलेंगे, तो अब क्यों नहीं चल रहे जी? अब जाके 2 बीघे या 1.5 बीघे या 3 बीघे जमीन है, वो क्या करे? वो फांसी खा के मरे हैं गोदाम पे, फांसी खा के मरे तो हम अभी मरे हैं। दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे दादरी के गांवों में कई जगह किसान यूं ही सहकारी समितियों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। किसानों को रबी की फसल के लिए खाद और बीज चाहिए। समितियों के गोदाम में खाद और बीज की कोई कमी नहीं, लेकिन वो इसे किसानों को बेच नहीं पा रहे क्योंकि पुरानी करेंसी आड़े आ रही है। कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारा दादरी, हमारे अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होते हैं जो हमारा है। कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा रखी है। असल में सहकारी बैंक, सहकारी समिति और किसानों के बीच एक रिश्ता है। किसान समितियों के सदस्य हैं और खाद और बीज जैसी सुविधाओं के लिए इस पर निर्भर हैं। समितियों के खाते सहकारी बैंकों में हैं।
यानी वो अपनी मुद्रा वहां जमा कराते हैं। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में पुरानी मुद्रा जमा कराने से रोक लगा दी है। इसी वजह से समितियां किसानों को कैश के बदले खाद बीज नहीं दे रही। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो हमें लोन करता है और हम किसान को लोन करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक पे पुराने नोटों की बंदी लगा दी है आरबीआई ने। कोऑपरेटिव बैंक पुराने नोट ना तो बदल रहा ना जमा कर रहा। तो जब कोऑपरेटिव बैंक पैसा नहीं ले रहा पुराने, तो हम किसान से पुराने पैसे लेकर के जमा कहाँ करेंगे। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और कालेधन को खपाने से रोकने के लिए सहकारी बैंकों पर ये रोक लगाई गई है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। उधर किसान अखबारों में छपी इस खबर को लेकर सहकारी समितियों के पास जा रहे हैं, जिससे तकरार और बढ़ रही है। कल भी आए थे हम डाई लेने, बीज और खाद कल भी लेने आए थे। पेपर में भी रात को न्यूज में भी दिया था कि जो पुराने 500 के नोट हैं वो सहकारी गोदामों पर मान्य होंगे। हमारे खाते जो जिला सहकारी हिंदी बैंक में ही है, उन पर मतलब वो रोक लगी हुई है जिला सहकारी बैंकों पर लेन देन पर, पुरानी करेंसी पर। हम आपसे नोट लगे मतलब वो कहाँ जमा करेंगे? सहकारी बैंक लिखा हुआ उसमें। हाँ सहकारी बैंक लिखा, लेकिन सहकारी बैंक को अलाउ नहीं है पैसा लेना। दादरी की इस सहकारी बैंक शाखा में कोई 5,500 खाता धारक हैं। पूरे गाजियाबाद जिले में ऐसे 34 सहकारी बैंक हैं, जिनमें कोई 1.25 लाख खाते हैं और इनमें ज्यादातर किसान ही हैं। बैंक अधिकारी कहते हैं कि इस साल नोटबंदी की वजह से 64,000 किसान ही कर्ज ले पाए। बैंक अधिकारियों ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि इस साल नवंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में कर्ज में दी गई रकम पिछले साल के मुकाबले 3 गुना कम हुई है और कर्ज वसूली के मामले में भी इसी दौर में करीब 5 गुना गिरावट आई है। अब इनकी समस्या ये है कि ये नगद पैसा दे नहीं पा रहे जमा करके कि अपना ऋण चुकता करें और नया लोन ले लें, क्योंकि इनकी करेंसी पुरानी है इनके पास। वो पुरानी करेंसी इनकी आई थी फसल को बेच के वैसे। जी, अब फसल में भी जो कुछ किसान भी जाते हैं वहाँ बेच देते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हें पुरानी करेंसी दे देते हैं कि लेना है तो पुरानी ले लो और नहीं हम चेक दे देंगे। बैंकों की ये शिकायत भी है कि नई करेंसी की सप्लाई सहकारी बैंकों में काफी कम हुई है, जिससे दिक्कत और बढ़ गई है। अगले 2 से 3 हफ्तों में इन खेतों में गेहूं यानी रबी की फसल की बुआई हो जानी है, वरना पूरी एक फसल के बर्बाद होने का खतरा है। किसान घबराए हुए हैं क्योंकि ज्यादातर के खाते सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक में हैं और वो सहकारी समितियों पर काफी हद तक निर्भर हैं। दादरी से अपने सहयोगी मदन लाल के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।